अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार हैं और अगर आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है तो आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ना जाने कौन और कब अपमान करने का आरोप लगा दे और कब आपके बच्चे घर लौटने के बजाय हवालात में पहुंच जाए, वहां की हवा खाए, ये कोई नहीं जानता है। और यूजीसी के नियम के तहत होगा ये सारी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सवाल यह है कि आखिर यूजीसी का नया नियम क्या है और अगर यह नियम छात्रों के हित में है तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि देवरिया से लेकर दिल्ली तक, यानी कि पूरे देश में छात्र संगठन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या वाकई यह नियम समानता लाने के लिए है या फिर इसे एक नया असंतुलन पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था अब योग्यता से हटकर वर्ग और पहचान की राजनीति में फंसती जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर गहराई से जानेंगे, बने रहिए लास्ट तक, वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। सवर्णों को कुचलने की औजार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने हाल के महीनों में जो नया ढांचा लागू किया है उसे आधिकारिक तौर पर इक्विटी, इंक्लूजन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस के नाम पर जाना जा रहा है, इस नाम से जाना जा रहा है। लेकिन सरकार और यूजीसी का दावा है कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय वर्ग, लिंग, विकलांगता और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। सुनने में यह उद्देश्य बहुत अच्छा लग रहा है, आदर्श लगता है, लेकिन जब नियमों की भाषा और उनका क्रियान्वयन देखा जाता है तब भी विवाद शुरू होता है। पहले के नियमों में यानी कि 2012 से 2018 के बीच में लागू व्यवस्था में विश्वविद्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तो थे ही, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित थी। किसी छात्र या शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई से पहले लंबी जांच होती थी, दोनों पक्षों की सुनवाई और संस्थान की आंतरिक समिति की सिफारिश जरूरी होती थी। मतलब यह कि आरोप और सजा के बीच एक संतुलन था। अब नए नियमों में यह संतुलन बदलता दिख रहा है, या यूं कह दे कि खत्म होता दिख रहा है। नए यूजीसी नियम कहते हैं कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इसमें जनरल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जनरल नहीं है। यानी कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं तो फिर आप नहीं है इसमें, भूमिहार है तो आप नहीं है इसमें। यह कमेटी किसी भी शिकायत पर तत्काल संज्ञान ले सकती है। शिकायत ऑनलाइन, हेल्पलाइन या सीधी दर्ज की जा सकती है। कई मामलों में इनिशियल कार्रवाई 24 से 48 घंटे के भीतर ही की जा सकती है। यही से सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि अगर शिकायत झूठी हुई तो क्या होगा। सवाल ये कि क्या सामान्य वर्ग का छात्र भी इस नियम के तहत समान रूप से संरक्षित है। और सवाल यह भी कि क्या किसी प्रोफेसर या छात्र का करियर सिर्फ एक आरोप से खतरे में पड़ सकता है। एक उदाहरण से समझिए, एक टीचर जो सवर्ण है वह किसी गलती पर सवर्ण छात्र को तो डांट सकता है, लेकिन वही अगर दलित या ओबीसी छात्र होगा उसको कुछ नहीं बोल सकता, इस डर से कि अब उस पर कार्रवाई हो जाएगी। कब वह जेल में चला जाएगा। जब कॉलेज में शिक्षक इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो जरा आप समझिए कि पूरी क्लास में जो बच्चे हैं उन पर वो सम्मान दृष्टि कैसे डाल सकता है। जरा सोचिए, शिक्षकों का ये हाल है तो छात्रों का क्या हालत होगा। अगर एक छात्र वापस में तू मैं कर देता है, हो जाता है इनके बीच में, अगर वो एक छात्र सवर्ण है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन दलित है तो पिछड़ी जाति का है अगर है तो लड़का उसको जेल भेज सकता है, उसकी करियर खा सकता है। यही कारण है कि परशुराम सेना से लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जैसे संगठन सड़क पर उतरे हैं, जिनका कहना साफ है कि यह नियम समानता के नाम पर असमानता को संस्थागत रूप दे रहा है। जरा सोचिए, इस नियम से भेदभाव बढ़ेगा या घटेगा। उनका तर्क है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग को संभावित पीड़ित के रूप में देखा ही नहीं गया, बल्कि केवल संभावित आरोपी की नजर से देखा जा रहा है। यानी यहां पर सवर्ण को, पूरी एक समाज को आरोपी की दृष्टि से देखा जा रहा है, अपराधी की दृष्टि से देखा जा रहा है। देश भर में हो रहा है विरोध। इस नियम का विरोध सिर्फ एक संगठन या एक जिले तक सीमित नहीं है। छात्र संगठन की बात करें तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, कुछ विश्वविद्यालय के स्वतंत्र छात्र समूह और कई कैंपसों में शिक्षक संघों ने भी इसे शिक्षा की ऑटोनॉमी पर हमला बताया है।
राजनीतिक दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके जैसे दलों ने भी कह दिया कि केंद्र सरकार यूजीसी के जरिए राज्यों के अधिकारों में दखल दे रही है। कुछ राज्य सरकारों ने यह भी कह दिया कि शिक्षा समवर्ती सूची में है और यूजीसी इस तरह के नियम थोप करके संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी का एक सामान्य वर्ग का छात्र है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन आरक्षण के दायरे में नहीं आता बेचारा। वह अपने विभाग में किसी आरक्षित वर्ग के छात्र के साथ अकादमिक बहस करता है, डिबेट करता है, जैसे क्विज वगैरह होता है। अगर दूसरा छात्र जो सामान्य से नहीं है, जो जनरल नहीं है, उससे लगता है कि उसके ऊपर वो भारी पड़ रहा है, तो मानसिक उत्पीड़न या अप्रत्यक्ष भेदभाव बता करके शिकायत कर देता है। तो नए नियमों के तहत इक्विटी कमेटी तुरंत कार्रवाई कर सकती है, जबकि उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया। जांच पूरी होने से पहले ही छात्र को लैब से हटाया जा सकता है, फेलोशिप रोकी जा सकती है या गाइड बदला जा सकता है। अगर बाद में शिकायत गलत भी साबित हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? आप तो उसका करियर खा चुके होंगे तब तक, उस छात्र का 1-2 साल का एकेडमिक नुकसान कर चुके होंगे तब तक। और इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? यही सवाल आज सबके मन में है। समर्थक कर रहे हैं बचाव। यूजीसी और सरकार का कहना है कि देश में अब भी बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी छात्र ऐसे हैं जिन्हें कैंपस में सूक्ष्म भेदभाव झेलना पड़ता है, छोटे मोटे भेदभाव झेलना पड़ता है। कहां नहीं होता? क्लासरूम में अनदेखी, हॉस्टल में अलग व्यवहार, गाइड का सहयोग न मिलना या मूल्यांकन में पक्षपात जैसी शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। सरकार तर्क दे रही है। सरकार का तर्क है कि पुराने नियम कमजोर थे और संस्थान अक्सर शिकायतों को दबा देते थे। नए नियम संस्थानों को जवाबदेह बनाते हैं, लेकिन यही एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या समानता का मतलब किसी एक वर्ग को विशेष कानूनी बढ़ा देना है या फिर सभी के लिए समान सुरक्षा तंत्र बनाना है? भारत में अब सामान्य वर्ग सुरक्षित नहीं। अब आते हैं उन कानूनों पर जिनका जिक्र अक्सर होता है। भारत में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, आरक्षण नीति, प्रमोशन में आरक्षण और अब शिक्षा में इक्विटी नियम, ये सभी कानून ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए बनाए गए। लेकिन सामान्य वर्ग का तर्क ये है कि समय के साथ इन कानूनों का विस्तार तो हुआ, लेकिन संतुलन की समीक्षा नहीं हुई। सामान्य वर्ग के गरीब छात्र जो न तो आरक्षण में आते हैं न ही विशेष संरक्षण में आते हैं, वे खुद को सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप जरा समझिए इस बात को। एक सामान्य वर्ग का छात्र जिसके माता पिता किसान हैं, सालों से मेहनत करके मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करता है बेचारा, कट ऑफ बहुत ऊंची होती है। वही आरक्षित वर्ग के छात्र को कम अंकों पर प्रवेश मिल जाता है, एंट्री मिल जाती है, कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। और इसके बाद कैंपस में अगर कोई विवाद हुआ, मतलब आप समझिए कि इतना स्ट्रगल के बाद अगर कोई विवाद होता है तो कानून और नियमों का पलड़ा भी एक तरफ झुका हुआ दिखता है। कहां जाएगा सामान्य वर्ग? कहां जाएगा वो लड़का जो जनरल कैटेगरी से आता है? यही भावना धीरे धीरे आक्रोश में बदलती है। फिर यही चीजें धरती पर भी देखने को मिलेगी, धरातल पर भी। क्या नियम पूरे देश में हुआ लागू? अब सवाल यह है कि क्या यह नियम पूरे देश में लागू हो चुका है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो यूजीसी ने इसे सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए अधिसूचित किया। कई संस्थानों ने इक्विटी कमेटियां बना भी ली है। कुछ राज्यों में इसे लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं देखी जा रही है और वहां आंतरिक गाइडलाइन के तहत काम चल रहा है। यानी नियम लागू तो हो रहे हैं, लेकिन विरोध भी काफी हो रहे हैं और विरोध होने के कारण इसकी गति जो है वो ढीली पड़ी हुई है, असमान है, मजबूत नहीं है। और कैसे होगी? इस चीज को हर कोई समझ रहा है। क्या डर से, भाव से किसी की रिस्पेक्ट लिया जा सकता है? क्या संभव है ऐसा? कोई डर दिखा करके इज्जत पा सकता है? संभव नहीं है। कानून का लाभ और साइड इफेक्ट।
अब बात करते हैं लाभ और साइड इफेक्ट की। लाभ यह है कि जिन छात्रों की आवाज पहले दब जाती थी, उन्हें अब एक मजबूत मंच मिलता है। संस्थान मनमानी नहीं कर सकते, भेदभाव के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई संभव है। लेकिन जनाब, कोई ये तो बताएं कि भेदभाव होता कहां है? हमने भी कॉलेजेस की हैं, हमारे भी दोस्त हुए हैं, सभी वर्ग के रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा भेदभाव करते हुए, ना कभी किया है। हम अभी ऑफिस में भी हैं, हमारे यहाँ भी सब वर्ग के लोग होते हैं, हमने कभी नहीं किया भेदभाव, ना कभी देखते हैं कि ऑफिस में किसी विशेष वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव होता है। फिर ये कहाँ होता है? ये कानून किसके लिए है? खैर, इसके साइड इफेक्ट पर भी आते हैं कि इसका दुष्प्रभाव क्या है। इस कानून के साइड इफेक्ट भी देखना क्योंकि जरूरी है। इससे डर का माहौल बन रहा है, झूठी शिकायतों की आशंका बढ़ी हुई है, शिक्षा के बजाय पहचान की राजनीति कैंपस में हावी हो सकती है, और एक और बार राजजातियों के बीच में बंटने की संभावना और बढ़ जाएगी। जो चीजें नॉर्मल हो गई थी अब और बढ़ जाएगी। लोग खुले तौर पर अगर ना भी करे, लेकिन दबे मन से एक जाति टकराव फिर से देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि देवरिया से लेकर के दिल्ली तक आवाज उठ रही है। देवरिया में क्षत्रिय महासभा ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक समाज का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने संतुलन नहीं बनाया तो आंदोलन और तेज होगा। शिक्षा से ज्यादा महत्व जाति की। ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत की शिक्षा नीति ऐसे बन रही है जहां योग्यता, मेहनत और प्रतिभा से ज्यादा महत्व वर्ग और जातीय पहचान को मिलने लगे हैं? क्या आने वाले समय में विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र रहेंगे या फिर सामाजिक टकराव के मैदान बन जाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी खुला है। लेकिन इतना तो तय है कि यूजीसी का यह नियम सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि देश के सामाजिक और शैक्षणिक भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला है, और इसी वजह से पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सवर्ण वर्चस्व का सवाल। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में सवर्ण समाज के वर्चस्व की बात कही जा रही है। आजादी के बाद से एससी एसटी के लिए आरक्षण लागू है। ओबीसी को विश्वविद्यालय में नामांकन में 1990 से और फैकल्टी भर्ती में 2010 से आरक्षण दिया गया। बावजूद इसके वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी 15% से अधिक नहीं हो सकी है। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में लागू होने के बाद 36 साल के बाद भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आई। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, वर्ष 2023-24 में ये संख्या बढ़कर के 378 हो गई। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के बीच में 704 विश्वविद्यालय और 1553 कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें यूजीसी को प्राप्त हुई है। कोर्ट में साबित हुए फर्जी मामले। ऐसे दर्जनों मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं जहां किसी छात्र ने भेदभाव का आरोप लगाया। पुरजोर जांच के बाद अदालत ने कहा कि आरोप में कोई ठोस सबूत नहीं मिली है। नतीजा यह हुआ कि आरोप निरस्त कर दिए गए, फर्जी पाए गए, और उस छात्र की कैरियर बर्बाद हो गया। कुछ छात्रों के केस ऐसे भी हैं जिनमें बाद में साबित हुआ कि आरोप कमजोर थे, लेकिन उस छात्र की पढ़ाई में बाधाएं आई। कुछ मामलों में छात्रों को लाइब्रेरी क्लास से हटा दिया गया, फेलोशिप रोक दी गई, मानसिक तनाव बढ़ा, यानी कि तत्काल कार्रवाई की जोखिम भी बहुत है। बिना साक्ष्य के किसी को भी अरेस्ट कर लेना, किसी पर भी कार्रवाई कर लेना, किसी के भी फेलोशिप को रद्द कर देना, ये कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के करियर के साथ, उस कैंडिडेट के भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। शिक्षक और स्टाफों पर भी प्रभाव पड़े हैं। कुछ अध्यापकों पर भी ऐसे आरोप लगे हैं जिनमें बाद में कोर्ट ने कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है, लेकिन तब तक उनकी रिस्पेक्ट जा चुकी होती है, समाज में जो उनकी सम्मान होती है, इज्जत होती है, वो जा चुकी होती है, प्रमोशन उनकी रुक चुकी होती है, काम पर वापसी में उनको काफी दिक्कत होती है, परिवार उनकी तहस नहस हो चुके होते हैं, क्योंककि पैसे के बिना परिवार कैसे चलेगा, प्रोफेशनल प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच चुका होता है। और यही नहीं, शैक्षणिक संस्थानों पर प्रभाव भी पड़ता है। कुछ कॉलेजों के उदाहरण अगर हम आपको दें, कुछ यूनिवर्सिटीज के अगर आपको हम उदाहरण दें जहां प्रशासनिक बोझ बढ़ा है, इक्विटी कमेटी के मामलों की संख्या अचानक से बढ़ी है, अधिकारी शिकायतों का सबूत इकट्ठा करने के लिए सख्ती से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बन रहा है, और ऐसे में
कौन परेशान हो रहा है? एक सामान्य वर्ग का लड़का, एक सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा या टीचर? आरोप बाद में कमजोर पड़ जाते हैं। संस्थान मन की शांति के लिए पहले ही कदम उठा देते हैं और इससे संस्थागत विश्वासघात, भय, प्रोटोकॉल बकाया, संतुलित जांच जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई है। ऐसे में सवाल ये जरूर उठ जाता है कि नियम रक्षा करने के लिए है या सामान्य वर्ग की भक्षण के लिए है? आक्रामक नियम समस्या को बढ़ा रही है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि पुराने नियमों में शिकायतों पर फैसला धीरे धीरे होता था और दो तरफा सुनवाई की प्रक्रिया मजबूत थी। नए नियमों ने शिकायतों को सुनने की जो प्रक्रिया है कर दी है तेज, लेकिन प्राथमिक यानी कि इनिशियल रूप से अगर देखा जाए तो कार्रवाई के लिए शुरू से ही तुरंत कार्रवाइयां होने लग जा रही हैं और जिससे कि कोई भी व्यक्ति पहले जांच के बिना ही प्रभावित हो सकता है, उसके ऊपर असर पड़ने लगते हैं, उसकी नौकरी जा रही है। और यही वजह है कि कुछ छात्र संगठन, कई शिक्षक संघ और शिक्षा विशेषज्ञ का तर्क ये भी है, इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका तर्क ये भी है कि नया नियम बिना साक्ष्य की कार्रवाई की संभावना को बढ़ा देता है, जिससे झूठे या कमजोर आरोपों से निपटना मुश्किल हो जाता है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आप इस नियम को किस तरह से देखते हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।